हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी 11th में ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और मॉड्यूल नंबर 4 का लास्ट चैप्टर है। उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी दो ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर लिया है और टॉपिक था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड, मतलब जो अपना सेक्रीशन, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, वो ब्लड में डायरेक्टली उड़ेल देती हैं। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। और एक तो पीनियल ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा बच्चों हम लोग थाइमस ग्लैंड पढ़ चुके हैं और दोनों के हार्मोन और दोनों के फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। चलिए, उसी पहले थाइमस और फिर पीनियल और तीसरे नंबर की जो ग्लैंड आ रही है बेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं थायराइड ग्लैंड। सबसे पहला सवाल ये है कि यहां पर थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो क्या होता है। जैसे हम लोग सीक्वेंस वाइज चलते थे वैसे ही चलेंगे। तो हार्मोन जो होता है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक और नाम, जिसे हम लोग बोलेंगे टेट्रा आयोडो थायरोनीन। थायरॉक्सिन आर टेट्रा आयोडो थायरोनीन, और इसे बच्चों हम लोग T4 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनीन, और इसे हम लोग T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हार्मोन जो है, एक तो आएगा थायरॉक्सिन, जिसे टेट्रा आयोडो थायरोनीन बोलते हैं, दूसरा आएगा ट्राई आयोडो थायरोनीन, तो इसे T3 बोलते हैं। तो ये दो हार्मोन का सेक्रेशन बेसिकली यहां से हो रहा है। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक नेक्स्ट हार्मोन आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं TCT, और TCT को ही हम लोग बोलते हैं थायरोकैल्सीटोनिन। और इसी का एक नाम होता है कैल्सीटोनिन। तो सबसे पहला ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड और हार्मोन है थायरॉक्सिन और टेट्रा आयोडो थायरोनीन बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन है ट्राई आयोडो थायरोनीन, और एक है TCT, या फिर इसे बोलते हैं थायरोकैल्सीटोनिन या फिर कैल्सीटोनिन। तो हार्मोन टोटल यहां पर आपको 3 नजर आ गए। अब बात करते हैं बच्चों, पहला तो हो गया ग्लैंड, फिर हो गया हार्मोन, और एंडोक्राइन ग्लैंड है इसलिए डक्टलेस होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछेगा तो लीवर जाएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा तो थायराइड ग्लैंड जाएगा। नेक्स्ट, इसकी लोकेशन कहां पर ये प्रेजेंट होता है? ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। और यहां पर बच्चों ट्रैकिया को हम लोग अगर बताएं तो ये विंड पाइप होती है, और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं। यहां पर इस तरीके से ये विंड पाइप हो गई भाई, और इसी पर यहां पर प्रेजेंट है थायराइड। कुछ इस तरीके से यहां पर इधर एक लोब इसका इधर होता है और एक लोब इसका इधर होता है, और दोनों लोब आपस में अटैच होते हैं। दोनों लोब आपस में अटैच होते हैं। तो आप बताओ, जो शेप बन रहा है ये क्या हो गई बेटा? ये तो हो गई क्या? ट्रैकिया, और ट्रैकिया बोले तो विंड पाइप, और उसके दोनों तरफ, और अगर दोनों तरफ है तो आप बताओ यहां पर थायराइड ग्लैंड में कितने लोब नजर आए आपको? 2 लोब्स।
और टू लोब्स का मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसे, बाइलोब्ड। तो यहां पर एक लोब हो गया और यहां पर, और ये दो लोब होंगे, बाइलोब्ड होती है। अब बात ये आई कि ये शेप कैसा दिख रहा है, एच शेप। तो आप कह सकते हैं कि ये बाइलोब तो होती ही है, साथ में एच शेप इसका नजर आता है। नेक्स्ट, क्या ये दोनों लोब, एक लोब और दूसरा लोब, ये क्या आपस में कनेक्ट होते हैं? क्या बिल्कुल कनेक्ट होते हैं थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, और इसे हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलेंगे बच्चों, इस्थमस। और इस्थमस क्या होता है बताइए, थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू जिससे ये कनेक्ट होता है। तो लोकेशन क्या है, ट्रैकिया के दोनों साइड, एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ, बाइलोब होगा। और दोनों लोब आपस में कनेक्ट होंगे किससे, इस्थमस से, जो कि क्या होता है, थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू। और हार्मोन इसके आपने देख ही लिए हैं, थायरॉक्सिन और T4 और T3 और TCT। तो ये हार्मोन है, ये पोजीशन है, और ये ग्लैंड का नाम है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर यही एक इकलौती ग्लैंड है बच्चों जो अपने हार्मोन को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर कर सकती है। ओनली अ ग्लैंड which store their hormones in inactive state। और इनएक्टिव स्टेट में जो हार्मोन का नाम होगा उसे हम लोग बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन्स। थायरोग्लोब्यूलिन्स यही इकलौती, ओनली, केवल, हार्मोन्स कभी स्टोर नहीं होता बेटा, हार्मोन्स का स्टोरेज कभी भी कोई भी ग्लैंड नहीं करती है और ना कर सकती है। जब जरूरत होती है तभी रिलीज होते हैं। लेकिन इकलौती एक ग्लैंड ऐसी है, थायराइड ग्लैंड, जो अपने हार्मोन को इनएक्टिव स्टेट में, जिसे हम थायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं, उस स्टेट में ये स्टोरेज भी करती है। अब सवाल ये कि इसका जो मेन हार्मोन है वो कौन है, थायरॉक्सिन। रिलीज तो तीनों हो रहे हैं, और थायरॉक्सिन जो है वो डेराइव्ड है किससे, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, एमिनो एसिड डेरिवेटिव। पीनियल ग्लैंड का भी हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने मेलाटोनिन बोला था बच्चों, वो याद है आपको, वो भी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से डेराइव्ड था। और यहां भी एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, और एमिनो एसिड जो है वो है टायरोसिन, नेक्स्ट बात ये है कि इसके थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। यहां पर आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस के लिए आयोडीन की सख्त जरूरत होती है। बिना आयोडीन के इसकी सिंथेसिस पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली यहां पर जो लोब है बेटा, अगर हमें लोब का स्ट्रक्चर पता चल जाए तो वो किस तरीके से बना होता है, एक लोब पढ़ लिया जाए और उस लोब के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है ये अगर हमें पता चल जाए तो सेक्रेशन पता चल जाएगा। आइए फटाफट पढ़ते हैं। अगर हम इसका एक पर्टिकुलर पार्ट ले लेते हैं, यहां पर ईच लोब, हर एक लोब को अगर हम यहां पर बनाएं तो यहां ये हमने लोब बना दिया, और जब हम देखने गए तो हर लोब बना हुआ है दो पार्ट से, एक तो बना है फॉलिक्यूलर सेल से और दूसरा बना है स्ट्रोमल टिश्यूज से। तो हमने कहा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो आप देखो, यहां पर प्रेजेंट है फॉलिक्यूलर सेल्स, क्या प्रेजेंट है, या फॉलिकल्स,
ये सेल्स हैं जो एक कैविटी या ल्यूमेन को घेर रही हैं, और इन सेल्स को ही हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? ईच लोब। एक लोब को हम लोग देखने जा रहे हैं, और हर एक लोब में यहां पर अगर आपको ये जो नजर आ रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। इन्हें नाम देते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। ओके, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है फॉलिकल्स, और यहां पर ये जो नजर आ रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर कैविटी। इसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर कैविटी। तो आप बताएं, यहां पर एक लोब का छोटा सा टुकड़ा मैंने बनाया, और उस लोब के अंदर एक तो हमें दिखी क्या? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स ने घेर रखा है फॉलिक्यूलर कैविटी को, और फॉलिकल्स को बनाने वाली जो सेल हैं वही फॉलिक्यूलर सेल्स कहलाएंगी। और यहां इन फॉलिकल्स के बीच में यहां पर ये जो भरा पड़ा हुआ है बेटा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसे क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। गौर से सुनिएगा, इसे हम लोग नाम दे रहे हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, स्ट्रोमा के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, अगर आप देखें यहां पर स्ट्रोमा के अंदर ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इन्हें हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमल टिश्यूज। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल टिश्यूज। और स्ट्रोमल टिश्यूज का ही एक नाम होता है बच्चों पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। क्या नाम देंगे? पैराफॉलिक्यूलर सेल। स्ट्रोमा या स्ट्रोमा के अंदर पाई जाने वाले स्ट्रोमल टिश्यूज को ही हम लोग बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो आप एक लोब का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे? फॉलिकल्स, जिन्हें बनाने वाली सेल्स को नाम देंगे फॉलिक्यूलर सेल, जो एक कैविटी को घेर रही होंगी, नाम होगा फॉलिक्यूलर कैविटी। और यहीं पर ये हार्मोन इन फॉलिक्यूलर सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है ये हमें बताना है, तो ध्यान रखें बेटा, फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं, यहां पर फॉलिक्यूलर सेल्स ये दो हार्मोन रिलीज करती हैं, एक तो T4 और दूसरा T3। तो फॉलिक्यूलर सेल्स सेक्रीट 2 हार्मोन्स, यहां पर सेक्रीट्स 2 हार्मोन्स। कितने हार्मोन रिलीज करेंगी भाई? फॉलिक्यूलर सेल्स सेक्रीट 2 हार्मोन्स। फर्स्ट वन ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, T3 या T4, और टेट्राआयोडोथायरोनिन इज कॉल्ड एज द थायरॉक्सिन बेसिकली। तो यहां पर अब आप कहेंगे सर फॉलिक्यूलर सेल्स सेक्रीट 2 हार्मोन्स T3 एंड T4, मेनली थायरॉक्सिन, और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। और हमने कहा कि पैराफॉलिक्यूलर सेल्स फिर क्या रिलीज करेंगी? उनको भी तो कोई न कोई हार्मोन रिलीज करना है, और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो है बेटा वो रिलीज करती हैं आपका थायरोकैल्सीटोनिन। यहां पर याद रखेगा सेक्रीट्स थायरोकैल्सीटोनिन। तो 3 हार्मोन थे थायराइड ग्लैंड के, और वो हार्मोन्स में फॉलिक्यूलर सेल्स 2 हार्मोन T3 एंड T4, और जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो स्ट्रोमल टिश्यूज हैं उनमें वो सेल्स क्या रिलीज करेंगे? थायरोकैल्सीटोनिन, आर कैल्सीटोनिन या फिर TCT। तो ग्लैंड का नाम जल्दी से बताइएगा। ग्लैंड का नाम थायराइड ग्लैंड, 2 लोब है, बाइलोब्ड है, H शेप है। हार्मोन का नाम T3 T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, और इसी का नाम थायरॉक्सिन है। और ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव टायरोसिन से बना है। आयोडीन रिक्वायर होती है नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस के लिए। और यहां पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, लोकेशन ट्रैकिया के दोनों तरफ। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, और दोनों तरफ अगर है तो उसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, बट बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड। दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय द इस्थमस।
थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा, ओनली अ ग्लैंड, यही इकलौती ऐसी ग्लैंड है बच्चों जो अपना हार्मोन स्टोर कर सकती है। बाकी कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन कभी भी स्टोर नहीं करती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब हम एक लोब को पढ़ते हैं तो ईच लोब इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज द फॉलिक्यूलर सेल्स या फॉलिकल्स आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ईच लोब इज मेड अप ऑफ, यहां पर आप बोलेंगे ईच लोब इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है भाई? एक तो बना है बच्चों फॉलिकल से और दूसरा बना है स्ट्रोमल टिश्यूज से। और आप जानते हैं फॉलिकल्स को बनाने वाली सेल्स कौन है? फॉलिक्यूलर सेल। और फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं वो इनक्लोज करती है कैविटी, जिसे फॉलिक्यूलर कैविटी कहा जाता है। तो ग्लैंड हो गई, हार्मोन हो गया, लोकेशन हो गई और उसके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आखिरकार ये जो ग्लैंड है, स्ट्रक्चर भी हमने आपको बता दिया। अब बेसिकली इनका काम क्या है? थायराइड ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कि ये कहां कहां किन किन चीजों पे अफेक्ट करती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है तो इसलिए गौर से सुनिएगा। फॉलिक्यूलर सेल क्या रिलीज करेगी? 2 हार्मोन T3 और T4। और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स क्या रिलीज करेंगी? थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट आइए, अब हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के सेक्रीशन और उसके काम को। तो अगर थायराइड ग्लैंड का जो सेक्रीशन है, थायराइड ग्लैंड सेक्रीशंस, मतलब थायरॉक्सिन जो है हो सकता है कम हो जाए। बहुत गौर से सुनना, यहां पर हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए। अगर सेक्रीशन लो हो जाए तो एक कंडीशन, अगर सेक्रीशन हाई हो जाए तो दूसरी कंडीशन। आइए बच्चों पढ़ते हैं इसे। अगर बोला जाए लो हो गया तो क्या बोलोगे आप? हाइपोसेक्रीशन, हाइपोसेक्रीशन, यहां पर आ जाएगा हाइपोसेक्रीशन। अगर मान लीजिए बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे आप? हाइपरसेक्रीशन, हाइपोसेक्रीशन और हाइपरसेक्रीशन। हाइपो का मतलब लो, हाइपर का मतलब हाई। अगर यहां पर थायराइड ग्लैंड, यहां सेक्रीशन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बेसिकली थायरॉक्सिन की। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हाइपोसेक्रीशन हो जाता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर ये हाइपर सेक्रीशन हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। बच्चों हाइपोथायरॉयडिज्म में सेक्रीशन लो है, इसका मतलब यह है थायरॉक्सिन कम बन रहा है। रीजन क्या हो सकता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट, डाइट के अंदर आयोडीन की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर हाइपोसेक्रीशन हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो यहां पर आप कह सकते हैं हाइपोसेक्रीशन मतलब क्या है? कम है। और आयोडीन अगर कम आएगा तो थायरॉक्सिन भी कम बनेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसको? थायराइड ग्लैंड को। तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है। और इनलार्जमेंट को हम लोग कॉमनली कहते हैं बेटा ग्वाइट्री। क्या बोलते हैं? ग्वाइट्री। इसे नाम दिया जाता है ग्वाइट्री। लेकिन यही आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर मान लीजिए किसी में हाइपोथायरॉयडिज्म या आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है, मान लीजिए किसी प्रेग्नेंट लेडी में हो जाए तो क्या होगा? यहां पर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हो जाए तो क्या होगा? इसकी वजह से डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ
ग्रोइंग बेबी हो जाता है। मतलब जो बेबी है, जो ग्रोइंग बेबी है, उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, प्रॉपर तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और मैच्योरेशन भी नहीं हो पाएगा। जैसे वहां पर आ जाएगा बेटा डीफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा हो सकता है वो, ठीक है। एबनॉर्मल स्किन क्या हो सकती है, एबनॉर्मल स्किन हो सकती है। उसका लो इंटेलिजेंस कोसेंट हो सकता है, लो इंटेलिजेंस कोशेंट हो सकता है, आईक्यू जिसे आप बोलते हैं। मंद बुद्धि तो वो होगा ही होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, होगा। तो पहला डीफ म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन, लो इंटेलिजेंस कोसेंट और मेंटल रिटार्डेशन, ये सब कुछ जो है हो सकता है ग्रोइंग बेबी में यदि आयोडीन की कमी हो जाए या थायरॉक्सिन का सेक्रीशन कम हो जाए, जिसे आप हाइपोथायरॉयडिज्म कह रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्वाइट्रिल। और अगर ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हो जाए तो क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। नेक्स्ट अगला बताइए बेटा, अगर एडल्ट फीमेल में ऐसा हो जाए, अगर सेम यही कंडीशन एडल्ट फीमेल में अगर हो जाए हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर यही एडल्ट के अंदर अगर ये हो जाए तो ये कर देगा मिक्सोडिमा, क्या बोलेंगे, मिक्सोडिमा, यहां पर मिक्सोडिमा ये काज कर देगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कब, हाइपोथायरॉयडिज्म तब हो सकती है जब हाशिमोटो डिजीज हो जाए। और हाशिमोटो डिजीज क्या है बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज, क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, तो जल्दी से आप सुन लो, अगर डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो सेक्रीशन जो है, थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन कम होगा, और अगर फॉर्मेशन कम होगा तो यहां पर सेक्रीशन लो होगा, और लो सेक्रीशन मतलब हाइपोसेक्रीशन मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब भोजन से आयोडीन को खींचने के लिए, जो कम भी आ रहा है आयोडीन, उसको खींचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड जब इतनी मेहनत करेगी तो उसकी साइज में क्या आ जाएगा, एनलार्जमेंट आ जाएगा, जिसे हम कॉमनली ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। लेकिन अगर यही काम अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोसेक्रीशन हो जाए कहां, प्रेग्नेंट लेडी में, तो वहां डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, जैसे डीप म्यूटेज, एबनॉर्मल स्किन, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब हो जाएगा। अगर यही एडल्ट फीमेल में हो जाए तो इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। अगर एडल्ट, बेसिकली मेल फीमेल कोई भी, और एडल्ट में ऐसा अगर हो जाता है तो मिक्सोडिमा, क्या बोलेंगे बच्चों, मिक्सोडिमा। और यहां पर मिक्सोडिमा में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेनलेस स्वेलिंग होती है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, हाशिमोटो डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड एंटीबॉडी बना देता है, जिसकी वजह से वो लगातार लेस सेक्रीशन करने लगता है। नेक्स्ट आइए, अगर बात की जाए हाइपर सेक्रीशन की, तो ये तो हो गया डिजीज। पहला कौन सा हो गया बेटा, यहां पर ग्वाइटर। और दूसरा, अगर पूछा जाए प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर ऐसा हो तो इसमें एक कैरेक्टर आता है बच्चों, स्टंटेड ग्रोथ, क्या बोलेंगे, स्टंटेड ग्रोथ। और स्टंटेड ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म, क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। स्टंटेड ग्रोथ को हम लोग नाम देते हैं क्या, क्रेटिनिज्म। ओके, नेक्स्ट आइएगा अगला, हाइपरथायरॉयडिज्म। क्रेटिनिज्म ध्यान रखिएगा भाई, क्रेटिनिज्म जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए हाइपर सेक्रीशन। हाइपर सेक्रीशन अगर होता है तो यहां पर क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू कैंसर, मतलब बहुत तेज अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए या तो थायराइड ग्लैंड के अंदर, या फिर ड्यू टू कैंसर। और एक रीजन और है कि नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाए, नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल्स
इन थायराइड ग्लैंड, नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड। तो या तो कैंसर हो जाए या तो नोड्यूल बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी होती है, बड़ी फेमस है डिजीज बेटा, इसलिए गौर से सुनिएगा। एक का नाम होता है, इसे बेसडो डिजीज कहते हैं, बेसडो डिजीज, या फिर बेसडो बोलिए या फिर ग्रेव्स डिजीज, बेसडो डिजीज या फिर ग्रेव्स डिजीज, या फिर इसको बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। तो बेसडो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर ये बोलते हैं। और दूसरा आता है बच्चों प्लमर्स डिजीज, यहां पर बोलते हैं प्लमर्स डिजीज। ये दोनों हाइपर सेक्रीशन की वजह से होते हैं और इसे ही हम लोग कई बार टॉक्सिक एडिनोमा भी बोल देते हैं, टॉक्सिक एडिनोमा भी बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे टॉक्सिक एडिनोमा, बेसिकली होता क्या है, इसमें सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट होता है और इसमें एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट होता है। तो दोनों डिजीज किससे होंगी बेटा, हाइपर सेक्रीशन से। तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसे एक नाम और देते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या बोलेंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस, इसे बोला जाएगा थायरोटॉक्सिकोसिस। तो मैंने आपको पढ़ाया कि थायराइड ग्लैंड का सेक्रीशन अगर कम हो जाए तो क्या क्या हो जाएगा, और अगर यहां थायराइड ग्लैंड का सेक्रीशन यदि बढ़ जाए तो क्या क्या हो जाता है। तो आप देखो यहां पहला क्या आया है बच्चों, ग्वाइटर, और दूसरा क्या आया है यहां पर ग्रोइंग बेबी में क्या आ जाएगा, क्रेटिनिन। ये सारे सिम्टम आ जाएंगे। एडल्ट फीमेल में अगर पूछा जाए तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एडल्ट चाहे तो मेल हो चाहे फीमेल, ये दोनों के अंदर मिक्सोडेमा, म्यूकस डिपॉजिट होने लगता है जिसकी वजह से पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है, जिसे एडिमा कहा जाता है। हाशिमोटो डिजीज इज ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड एंटीबॉडी बन जाती है। दो डिजीज याद रखिएगा, ये सप्लीमेंट में भी ऐड किया गया है बेटा। तो हाइपर सेक्रीशन से बेसडो डिजीज या फिर ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस, और उधर प्लमर्स डिजीज या टॉक्सिक एडिनोमा भी इसी से होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बच्चों कि थायराइड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम करती। तो आप कह सकते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को संभालती है, रेगुलेट द, बिल्कुल टू द पॉइंट फंक्शन पढ़ेंगे बेटा हम लोग। यहां पर आप कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड का काम, सबसे पहला काम क्या है कि रेगुलेट्स बीएमआर, और बीएमआर का मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब यह है कि ये बीएमआर को हमेशा क्या करता है, बढ़ाता है, बीएमआर को हमेशा बढ़ाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बोले कैसे बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के। तो इसका मतलब ये है अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा तो तीनों को कंट्रोल करेगा। और एक तीसरा काम याद रखिएगा, जो भी बीएमआर को बढ़ाता है बच्चों वो हमेशा आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यहां पर ऑलवेज इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, ये हमेशा आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और चौथा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रेगुलेट करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेगुलेशन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेगुलेशन भी करता है। तो पहला काम बीएमआर रेगुलेट करेगा, और जो जो बीएमआर रेगुलेट करता है वो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को भी कंट्रोल करेगा। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस
का भी रेगुलेशन होगा। और एक काम यहां पर, ये सब के सब काम किसके थे बेटा? थायरॉक्सिन के। किसके थे? थायरॉक्सिन के। नेक्स्ट जो आएगा बच्चों यहां पर अगला वो आएगा थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी का, और रेगुलेट्स द सर्कुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। तो यहां पर रेगुलेट्स सर्कुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। लेकिन एग्जैक्टली टीसीटी जो है वो करता क्या है, ये आप जरूर ध्यान रखिए कि हमेशा ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? कैल्शियम +2 को ब्लड में क्या करेगा? घटाएगा। ब्लड में क्या करेगा? घटाएगा। अगर बेटा ब्लड में घटाना है तो आप बताओ बोन का फॉर्मेशन कराएगा। बोन का क्या कराएगा? फॉर्मेशन। तभी तो ब्लड से कैल्शियम जाएगा, बोन फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बोन बनाएगा। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बोन बनाएगा। अगला बताओ यहां पर कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? कैल्शियम +2 को के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? घटाएगा। कैल्शियम +2 के रीएब्जॉर्प्शन को घटाएगा। और कैल्शियम +2 के एक्सक्रीशन को यूरिन में क्या करेगा? बढ़ाएगा। इन यूरिन, क्योंकि यूरिन से बाहर जाएगा तो ब्लड में क्या होगा? कम होगा। अगला बोन के डिस्ट्रक्शन को क्या करेगा? कम। बोन के डिस्ट्रक्शन को क्या करेगा भाई? कम करेगा। बोन डिस्ट्रक्शन को कम करेगा। और ईसीएफ के अंदर अगर पूछा जाए आपसे कि भाई यहां पर ईसीएफ के अंदर ये क्या करता है? ईसीएफ के अंदर ये क्या काम करता है? तो आप क्या बोलोगे बताओ भाई? यहां पर ईसीएफ में भी क्या करेगा बच्चों? कैल्शियम +2 को ईसीएफ में क्या करेगा? घटाएगा। तो आप कैसे इतनी सारी बातें जान सकते हैं कि अगर केवल एक बात कि अगर ये कैल्शियम को ब्लड में घटाता है तो इसके लिए एक टर्म और बोल सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। क्या है? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। ओके। और यहां पर दूसरी बात कि टीसीटी एक प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर टीसीटी जो है जस्ट अपोजिट काम करता है पैराथार्मोन के। तो एंटागोनिस्ट टू यहां पर बोलेंगे एंटागोनिस्टिक टू पैराथ हार्मोन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो यहां पर पैराथ हार्मोन इससे क्या करेगा? ये एंटागोनिस्ट, मतलब अब समझ जाओ इससे कि अगर टीसीटी ब्लड में कैल्शियम को घटाएगा तो पैराथार्मोन क्या करेगा बच्चों? बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारी आ रही है वो आएगी पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो थायराइड के बैक साइड पे ही कौन प्रेजेंट होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। और इनके थायराइड ग्लैंड के एक लोब पर वो एक पेयर होती है, मतलब टोटल कितनी होगी? 4। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। सबसे पहला लोकेशन और दूसरा हार्मोन, तीसरा फंक्शन। बस 3 चीजें आपको पढ़नी है। और सेक्रीशन, फंक्शन के बाद नेक्स्ट आएगा क्या? सेक्रीशन, कम या ज्यादा सेक्रीशन। आइए बात करते हैं, डायरेक्टली ध्यान रखिए। ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर होती है। पहली चीज, पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर टोटल 4 मीन्स 2 पेयर, मतलब 1 पेयर या 2 ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे एक लोब पर 2 होती है और थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, तो टोटल 4 होती है।
हार्मोन, पीटीएच, या फिर दिखाते हैं पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन इज पेप्टाइड आर प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड आर प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट आता है बच्चों यहां पर सेक्रीशन। सेक्रीशन इसका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है और हाइपर भी हो सकता है। हाइपो और हाइपर, हाइपो का मतलब कम हो जाए, हाइपर का मतलब ज्यादा हो जाए। इससे क्या फर्क पड़ेगा देखिए, फंक्शन की अगर बात करें बच्चों तो ये इंक्रीज द, एक एक करके देखिएगा, इंक्रीज कैल्शियम +2 लेवल इन ब्लड। और अगर ये इंक्रीज करेगा तो अभी आपने थायरोकैल्सिटोनिन पढ़ा, वो घटाता था। इसका मतलब एंटागोनिस्टिक, टू थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। अब बताइए, अगर ब्लड में इसको बढ़ाना है तो डाइजेस्टेड फूड, जो खाना आप खा रहे हैं उससे कैल्शियम को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑब्वियसली कैल्शियम +2 एब्जॉर्प्शन को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से ये कैल्शियम के एब्जॉर्ब, मैंने कहा था आपसे खाने से पहली बार जो ब्लड में चीज आती है उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। लेकिन गलती से ये किडनी में छन गया तो दोबारा रीअब्जॉर्ब भी कराएगा। तो आप बताओ, ब्लड में बढ़ाने के लिए कैल्शियम +2 का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा फ्रॉम कहां से, किडनी से। किडनी से ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एब्जॉर्प्शन है, ब्लड में अगर कोई चीज पहली बार आती है तो एब्जॉर्प्शन, और अगर गलती से छन गई दोबारा आती है तो रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आइए, ये कैल्शियम +2 के रीसॉर्प्शन, नया वर्ड है, सुना हुआ होगा आपका, मैंने इसके पहले एक बार बताया है। रीसॉर्प्शन, और रीसॉर्प्शन का मतलब होता है डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। और अगर बोन्स को बोन के डिस्ट्रक्शन को बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली डिसॉल्व करेगा और डीमिनरलाइज करेगा, और उसे ही कहते हैं क्या, रिसॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स। तो रिसॉर्प्शन ऑफ बोन्स, रिसॉर्प्शन को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आप देखो, ब्लड में तो बढ़ाएगा, लेकिन कैसे, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, रिसॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। और एंटागोनिस्टिक किसके होता है हमेशा, टीसीटी या थायरोकैल्सिटोनिन के हमेशा ये एंटागोनिस्टिक होता है। अब आप तो जानते हैं बेटा, कैल्शियम का रोल अगर पूछा जाए, कैल्शियम +2 का रोल है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये बोन में प्रेजेंट होता है, क्या टीथ में प्रेजेंट होता है, क्या नर्व कंडक्शन में हेल्प करेगा, नर्व आर इंपल्स कंडक्शन, नर्व आर इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करेगा क्या, बोलो भाई। टीथ में इनेमल का पार्ट जो हार्डेस्ट होता है उसमें कैल्शियम होगा या नहीं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, बोन में, टीथ में, नर्व या इंपल्स कंडक्शन में, ईटीसी और भी बहुत जगह पर ये काम आता है। तो आप बताओ, कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा है और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैराथार्मोन जो है वो रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, लेकिन कैसे, बढ़ा के, जबकि टीसीटी घटा के। तो अब आप बताओ, अगर सेक्रीशन इसका क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यहां पर याद रखिएगा बेटा, यहां पर एक डिजीज हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं टिटैनी। क्या बोलते हैं, टिटेनस नहीं, टिटैनी, टिटैनी डिसऑर्डर बोलते हैं। और टिटैनी डिसऑर्डर में क्या होता है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आप बताओ, हाइपोसेक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन कौन सी डिजीज हो जाएगी, टिटैनी। जबकि आप जानते हैं टिटेनस जो है यहां पर बैक्टीरियल डिजीज है बच्चों, तो यहां पर टिटेनस जो आएगा वो क्या आएगा, बैक्टीरियल डिजीज
और बैक्टीरिया कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो इसलिए जरूर याद रखिएगा। और अगर हाइपर हो जाए तो आप बताओ बोन के डिस्ट्रक्शन को तो ये वैसे ही करता था और ज्यादा करने लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ऐसे समझो अगर इसको कैल्शियम को बढ़ाना है तो ये बोन को तोड़ेगा ज्यादा, तभी तो कैल्शियम आएगा। बोन डिस्ट्रक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और बोन फॉर्मेशन को क्या करेगा, ये घटाएगा। बोन फॉर्मेशन को क्या करेगा, घटाएगा। तो आप बताओ बोन का डिस्ट्रक्शन जितना ज्यादा करोगे बोन वीक होती चली जाएगी, और बोन वीक होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस। और खास बात, जब कैल्शियम ब्लड में ज्यादा रहेगा तो बार बार वो किडनी में भी जाएगा बेटा, और इसकी वजह से कई बार किडनी स्टोन भी देखने को मिल जाते हैं, इसकी वजह से किडनी स्टोन भी नजर आ जाते हैं। तो मोस्टली क्या, ऑस्टियोपोरोसिस, टिटेनी टिक के साथ ध्यान रखिएगा। तो ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अच्छा, पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर बात करें बच्चों तो इसका ऑटो रेगुलेशन होता है। क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन, मतलब इस पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्ट नर्व रेगुलेशन होता है। मतलब क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी टाइम में मसल कॉन्ट्रैक्ट कराना है, रिलैक्स कराना है, नर्व इंपल्स कंडक्शन कराना है, इसलिए इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये ऑटो रेगुलेशन से चलते हैं। तो ये रहा आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो अब आपका कंप्लीट हो गया है पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, पहले ही हो चुका था। इस वीडियो में आपने देखा है बेटा थायरॉइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर है, A to Z फंक्शंस आपको पता होने चाहिए।